आज के दिन का तीसरा सत्र जो समानांतर चल रहा है, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, इस थीम को लेकर के आज ये सत्र चलने वाला है। इस सत्र के संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, जो दिल्ली प्रांत प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक हैं, प्रज्ञा प्रवाह की केंद्रीय टोली के सदस्य हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के आप निदेशक हैं। मैं माननीय श्री प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया पधारें और आज के सत्र का संचालन करें। आदरणीय श्री प्रकाश। आप सभी उपस्थित सज्जन शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। इस सत्र में जिसमें हम लोग पर्यावरण की चिंता करेंगे और जल संरक्षण की साथ साथ चिंता करेंगे, क्योंकि प्रकृति के आशीर्वाद के बगैर, उसके संरक्षण के बगैर जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, यह एक शाश्वत सत्य है और इस शाश्वत सत्य पर विमर्श करने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर पद्मश्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी हैं। हमारे बीच में सच्चिदानंद भारती जी हैं। हमारे बीच में हर्ष जी हैं। हर्ष जी से आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। जिस व्यक्ति को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनका योगदान कितना होगा। उन्होंने कैसे समाज को सिंचित किया होगा, प्रेरित किया होगा, एक बड़ा कार्य किया होगा। तभी समाज और राज्य व्यवस्थाएं मान सम्मान के लिए अग्रसर होते हैं। ऐसे श्री चंद्रशेखर सिंह जी का परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि हम सत्र से को देर से शुरू कर रहे हैं और समय से खत्म करना चाहेंगे, इसलिए आपका एक छोटा सा परिचय। श्री चंद्रशेखर सिंह जी, आप नव अन्वेषी किसान हैं। हजारों किसानों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक चेतना और आधुनिकीकरण लाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। आप कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा 2021 में माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से आपको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने, किसानों के साथ सहयोग करते हुए कृषक जीवन में आधुनिकीकरण लाने के लिए निरंतर सराहनीय कार्य करते आ रहे हैं। आपका मूल विषय जो आज रहने वाला है कि प्राकृतिक कृषि और कम जल में कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, इस पर आपका विशेष उद्बोधन रहने वाला है। ऐसे किसान नेतृत्व को मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय चंद्रशेखर जी, आए अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। अभी हमारे काम के बारे में आप लोगों ने सुना
मैं सबको यहाँ पर सभी लोगों को मंच पर और सामने बैठे को प्रणाम करता हूँ। और मेरा जो विषय है कि हम कृषि में कैसे जो है जल का संरक्षण कर सकें। तो आज सबको पता है, पूरी दुनिया जो है इससे वाकिफ है कि आज हमारे सामने पर्यावरण और जल एक चुनौती बनी हुई है। बहुत ही बड़ा जो है चुनौती है कि अगर हम लोग इस पर काम नहीं किए तो आगे चल के न हमारी मानवता सुरक्षित रहेगी, न हमारी खेती सुरक्षित रहेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 आते आते देश का टेम्परेचर जो है, वायुमंडल का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में जो आज हम जो प्रजाति गेहूं धान अरहर की लगा रहे हैं, साथ उसको प्रजाति जो उत्पादन नहीं देगी, उसके लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर पर हमारी कौन सी प्रजाति आवे तो उसका काम हो। साथ ही साथ हमारे खेतों में जो हम लोग सिंचाई करते हैं, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, तो धान के खेत में 1 किलो चावल तैयार करने में 3000 लीटर पानी लगता है, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके लिए जो है हम लोग भी इसमें प्रयास किए हैं कि कम से कम समय में और कम से कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति गेहूं की, धान की, अरहर की हम लोग जो है ला सके, इससे किसानों की खेती आगे भी होती रहे। साथ ही साथ जो हमारा भूजल, जो पहले हमारा भूजल बहुत ऊपर होता था, आज भूजल हमारा नीचे चला जा रहा, उसमें हम लोग शोध ही करते हैं। तो उसमें मैं एक शोध किया हूँ कि जो हम लोग बचपन में देखे हैं, सारे लोगों को पता होगा कि बचपन में जो हमारे वृक्ष होते थे आम के, महुआ के, उनकी आयु कम से कम 100 साल 120 साल को होती थी। लेकिन आज आप जो है उस पर ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि 30-35 साल में हमारे आम के पौधे सूख जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? इस पर मेरा एक शोध कार्य है। मैं बनारस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के इस पर मैं कुछ काम किया था और उस पर काफ़ी जो है मैं उसमें समझ दिया। उसमें मैं जो पकड़ा हूँ जो कमी को, जैसे हम लोग खेती करने के लिए बोरिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा देश में जो हमारा पीने वाला जल है उसका किसान खेती में उपयोग करते हैं और वो आवश्यक है खेती करने के लिए। तो उसमें जो हम लोग खेतों में, अपने घर में जो पानी पीने के लिए, कृषि करने के लिए जब हम लोग बोरिंग करते हैं, उसमें होता क्या है कि जो इंजीनियर साहब बैठे हैं उनको पता होगा कि जमीन से 100 फुट तक उसमें जो है गीली मिट्टी भरना चाहिए। उसके बाद 100 फीट से जो और नीचे जो हमारी जो पाइप जाती है बोरिंग की 150-200 फीट, वहाँ पर फिर जो ग्रेविंग होता है उसको भरा जाता है कि उसमें पानी जो छन के आवे वहाँ इकट्ठा हो और उसको हम उस पानी का उपयोग कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य का हुआ क्या, या अवेयरनेस कह लीजिए या जो भी कमी कह लीजिए, कि लोगों ने शुरू से ही, जीरो से ही उसमें पाइप के किनारे जो पानी छेद होता है बोरिंग वाले, उसमें लोगों ने ग्रेविंग भर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि सारे ऊपर के पानी का सतह अलग अलग है, तो ऊपर के पानी का जो पानी है वो लीच करके नीचे चला गया। पानी हमारा खत्म होने हुआ, स्टोर हुआ, लेकिन जो पानी हमारा ऊपर रहना चाहिए वो पानी नीचे चला गया। जिसका परिणाम होगा कि हमारे जितने भी वृक्ष रहे उनको पर्याप्त पानी नहीं मिला, उसमें दीमक लगे, उनके जड़ों में पानी नहीं मिला, पौधे सूख गए। इसलिए आज पौधे सूख जा रहे हैं। आज कहीं भी आपको घूमने पर 100 साल के पौधे नहीं मिलेंगे। यह बहुत बड़ा संज्ञान में इस सब लेने की बात है। इस पर मैंने भारत सरकार को भी पत्र लिखा था, बच्चों को भी मैं बताया था। इस पर फिर से जो है इसकी जांच करा करके इस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि हमारे तालाबों में, जो हमारे गांव में तालाब थे, कुआं थे, उस पानी का यूज खेती में भी होता था, पीने में भी होता था, नहाने में भी होता था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज कहीं भी चले जाए, हम लोग बचपन में उस तालाब में स्नान किए हैं जून के महीने में, आज जो नवंबर दिसंबर में ही पानी खत्म हो जा रहा है। न कुआं में पानी है, न जो है हमारे तालाबों में पानी है। उसका भी कारण वही है कि जो ऊपरी पानी लीच करके नीचे चला जा रहा है। उससे एक दूसरा राउंड है कि जब पानी ऊपरी सतह नहीं होगा तो धरती गर्म होगी। आज पूरे धरती का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ गया है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है, जो आपका पर्यावरण जो है आज जो प्रदूषित हो रहा है, उसका जो हम लोग, हमारी भाई इंडस्ट्रीज है जिसका धुआं जो है उसको जो है हम शुद्ध किए जो है छोड़ रहे हैं, या जो उनका जो जल है, प्रदूषित जल है, वह भी हमारे नदियों में, नालों में जा रहा है। उससे भी हमारा जल जो है प्रदूषित हो रहा है। उससे हमारी खेती भी प्रभावित हो रही है। खेती में जो तरह की बीमारी लग रही है। और
जो है उत्पादन घट रहा है। साथ ही साथ जैविक खेती पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती से मतलब है कि एक तो प्राकृतिक खेती में जो हम उसमें रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं डालते हैं, केवल हम सनई है, घैंचा है, आपके जीवामृत है, घन जीवामृत है, इसका यूज करते हैं। तो हमारी मिट्टी जो है में पोषक तत्व बढ़ते हैं। तो वहाँ पर जहाँ गेहूँ में 3 पानी हमको देना होता है यूरिया डाई के साथ, वहाँ पर हम 2 पानी में भी उतना उत्पादन ले रहे हैं, क्योंकि पानी को कनेक्ट करने की क्षमता मिट्टी में बढ़ जाती है। एक तो प्राकृतिक खेती हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, कैसे पानी बचा सके। और उसके साथ साथ जो हमारी ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, इसका उपयोग होना चाहिए। और हम लोग कर भी, हमारे पास स्प्रिंकलर भी है, ड्रिप सिंचाई भी है। हम लोग जो भी करते हैं वही मंच पर बोलते हैं। तो यह भी जो है किसानों में अधिक से अधिक जो है प्रयास किया जाए, हो भी रहा है। उसमें सरकार भी प्रयास कर रही है, 90% सब्सिडी है, अधिक से अधिक किसान उपयोग, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है। या जो देश जब बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। तो पूरा देश दुनिया सामूहिक जिम्मेदारी लेकर कई चीज़ों पर ध्यान देना, जो भी क्षेत्र में काम कर रहा है अपना, चाहे जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर है, किसान है उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह पर। इस सामूहिक जो जिम्मेदारियाँ हैं तब जाके हम जो है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। आज जो है मैं कल जो है IIT गुवाहाटी जो है यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, तो मैंने देखा कि जो है वहाँ पर एक बायो प्लास्टिक पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। काफ़ी रिसर्च उनका सफल भी हो गया है। इसका है कि अगर आप बाहर फेंक देते हैं मिट्टी में तो उससे कार्बन तत्व अलग अलग हो जाते हैं, फिर जो है बीजाणु हो जाता है मिट्टी में। तो इस तरह से जो है बहुत जल्द से जल्द जो है इस तरह के प्लास्टिक को जो है डिस्पोजल प्लास्टिक को जो है हमारे बीच में आना चाहिए। जो क्योंकि पहले प्लास्टिक से हमारा जल प्रदूषित हुआ है, हमारे जानवर जो है उसको जो है खाते हैं, उनको बीमारी हो रही है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, मछलियों में दिक्कत आ रही है जो मछली पालन करने वाले हैं। तो जो बायो आपका जो है प्लास्टिक है, इस पर काम होना चाहिए। साथ ही साथ जो है अभी बम्बई वहाँ पर बता रहे मेरे साहब कि हम लोग जो उसी बायो जो प्लास्टिक है उससे जो यूरिया कोटेड करने जा रहे हैं। तो जो यूरिया 25-30% काम करता है खेतों में, वो सब लीज हो जाता है या वायुमंडल चला जाता है, उसका जो है क्षमता बढ़ के 60-65% हो जाएगा। तो इसके साथ ही साथ मैं लोग परंपरा थोड़ा सा आना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन याद है कि जब हम गाँव में कुआं की खुदाई होती थी तो पूरा विधिवत जो है ब्राह्मण के द्वारा उसका पूजा किया जाता था। तब जाके जब उसकी कुआं खुदाई होती थी, उसके बाद जब जमूत पड़ता था, जो हम जामुन के लकड़ी का जो है जिस पर ईटा रखा जाता है, तो उसका भी फिर जब पूजा करके तब भिड़ा जाता था। हम लोग अपने जो परंपराएं रही है उससे हमको 2 चीज़ें थी, एक तो उनके प्रति श्रद्धा थी और दूसरा जो है और उसमें जो हमारा जो कल्चर है वो जो है आगे चल के जीव रहता था, फिर हमारे बच्चों में जाता था। दूसरे हम लोग देखिए कि आज भी हम लोग गंगा की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नीम है, पीपल है, आपकी तुलसी है। गन्ना की खेती जब हो जाती है तो एकादशी को उसी में पूजा करते हैं। इसका सब उद्देश्य यही है कि उनके प्रति हमारा जो भाव हो वो जो है एक पवित्र भाव हो। उनको हम जो है ईश्वर माने, उनको अन्नपूर्णा माने। इसलिए जो है कि उनसे हमारा जीवन चलता है। अन्न ही ब्रह्म है, तो जो हम अन्न जो खाएंगे उनको पूजा करके अपने घर लाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और कुछ बातें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि वृक्ष के ऊपर कि हम लोग वृक्ष लगाना कम कर दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वृक्ष काटने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इसका नतीजा हुआ कि अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वर्षा हुआ और वहाँ पर अफरा तफरी बची कि 1500 लोगों की जान भी गई। और कहीं कहीं सूखा पड़ जा रहा है कि हमारी यूपी में साथ सूखा पड़ गया था, बांध पानी बरसा कि कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी इतना है कि जो है तबाही आ जा रही है। इसलिए जो वृक्ष लगाने का काम बढ़ा जाए। और वृक्ष में भी जो अभी कल बात हो रही थी कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो 14 रत्न निकले उसमें से कल्प वृक्ष निकला था। कल्प वृक्ष में का मतलब होता है कि इसमें 5 वृक्ष होते हैं, आम होता है, पीपल होता है, बरगद होता है, गूलर होता है और पाकर होता है। इसको कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया है कि एक पौधा जो है, जैसे पीपल है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, गूलर है, पाकर है, कभी जो हमेशा हरा भरा रहते हैं। आम की भी आयु जो है 100 साल होती है। आम हमारे खाने में काम आता है, सबसे जो फलों का राजा कहा गया, आम कहा गया। तो जो है अधिक से अधिक सरकारें, चाहे हम लोग जहाँ पे हमारे गांव में बंजर भूमि हो, ग्राम सभा में, सड़क के किनारे हम लोग जो ऐसा पौधा लगा दें कि लिप्टस लगा दें, आपके जो है शीशम लगा दें, जिसको कमर्शियल की भविष्य हमारा जो है आगे जो है सुरक्षित न हो। तो हम लोग को अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिए कि एक कल्प वृक्ष जो है हम लोग जो उसका
अधिक सर्दी लगावे। पानी जमाने में हम लोग जब कहीं जाते थे पुराने रोड पर, कहीं गुलर का ही जो है पूरा रो मिलता था, कहीं जो पीपल का ही मिलता था, कहीं बरगद का मिलता था। आज हमारे पहले के लोग, जबकि इतना साइंस इतना डेवलप नहीं था जितना आज हम जानते हैं कि किस पौधे से क्या हमको मिलता है, फिर भी देखिए उनका ज्ञान देखिए कि हमको जो है धरती का जो सुख ले रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के वाली सुख ले, यह भावना से उत्पन्न होकर के उन्होंने काम किया। इसमें मैं मिला जुला के जो निचोड़ मुझे मिला है, जब तक हम वैदिक परंपरा में वेद को, शास्त्र को, इस धर्म को नहीं मानेंगे, तब तक साथ हमारे मन में जो है परोपकार की भावना नहीं आएगी। क्योंकि धर्म से परोपकार आता है और अधर्म से स्वार्थ आता है। तो हमें जो है धर्मावलंबी बनना होगा, परोपकारी बनना होगा, तब जाके हमारा देश जल संरक्षण कर पाएगा, वृक्ष लगा पाएगा, और हमारे जो समस्याएं हैं, इसमें जो समस्या है पर्यावरण जल संरक्षण की, यह जो समस्या दूर होगी। धन्यवाद। आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी संचालक के लिए सुखद समय होता है कि जो वक्ता अपने बात समय में समाप्त कर दे। मुझे जब चंद्रशेखर जी बोल रहे थे तो कुछ सूक्त वाक्य याद आ रहे थे, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो प्रकृति हमसे बार बार कहती है, क्या हमने उसको सुनना बंद कर दिया है? प्रकृति बार बार बताती है, क्या हमने उसको महसूस करना बंद कर दिया है? हम अपने सामान्य जीवन में भगवान शब्द का उच्चारण बहुत करते हैं। हे भगवान, अच्छा हुआ तो भगवान, किसी को कुछ कहना है, उलाहना देना है तो भगवान। उस भगवान की व्याख्या साहित्य कैसे करता है? भ ग व अ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अनल, और अंत में न से नीर। यह प्रकृति जीवनदायिनी है, और हम उस प्रकृति का जितना संरक्षण करेंगे, जितना पोषण करेंगे, उतना ही लाभ हमें अपने जीवन के लिए, आगामी पीढ़ियों के लिए मिलने वाला है। इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान हर्ष चौहान जी को। आप झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली IIT से हुई है। आप एमटेक हैं सिस्टम एंड मैनेजमेंट में। शिव गंगा समग्र ग्राम विकास परिषद, वन जल जैविक कृषि उद्यमिता संवर्धन परंपरा के पुनर्जागरण के द्वारा आप अलग जगाते हैं, और वर्तमान में आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति श्री हर्ष चौहान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी बात रखें। सभी को नमस्कार। लोक मंथन में आने का यह पहला अवसर है। आज मुझे अवसर मिला और विषय मुझे दिया गया लोक परंपरा से वन एवं जल संवर्धन। तो जब ये मंथन, लोक मंथन शब्द सामने आया, तो जो लोक परंपरा से जो हम सुनते आए, बचपन से हमने सुना समुद्र मंथन, और सहज समुद्र मंथन ध्यान में आया। और समुद्र मंथन के बारे में जो सुना, कथा के रूप में सुना कि एक समुद्र में सब कुछ था और उसको उसमें से निकालना, एक निश्चित उद्देश्य, उसमें से अमृत निकालना, इस उद्देश्य से मंथन का संकल्प लिया गया। पूरी कहानी तो हमने सभी ने सुनी है कि उसमें कितनी लोगों की भूमिका हो गई। पर्वत की हो गई, वासुकीनाग की हो गई, देवों की भी हो गई, दानवों की भी हो गई। और उस मंथन में से रत्न भी निकले और अंत में अमृत भी, और बीच में हालाहल भी निकला।
तो हलाहल पीने वाले भी शिव रूप में वहाँ थे, तब जाके ये अभियान सफल हुआ। जब मैंने लोक मंथन सुना तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि वास्तव में इसी प्रकार का ये अभियान है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां निश्चित रूप से आई होंगी और आगे भी आने वाली होंगी। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो आई, हम लोग ये कहानी बार बार गांव में सुनते हैं और सुनाते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। और वो ये कि देव और दानवों का साथ में आना। हम भी जब गांव में काम करना शुरू करते हैं गांव में, तो सामान्यतः काम करने वाले लोग बोलते हैं उन लोगों को हम साथ नहीं लेंगे, वो अच्छे लोग नहीं। हमारे साथ चुनौती ये थी कि अगर सब गांव साथ में नहीं आया तो काम नहीं होगा। तो कैसे देव और दानवों को साथ में लाना, ये मुझे लगता है कि इस मंथन की सफलता की एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। उसके अलावा जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज अपन बोलते हैं वो तो सब आएगी कि पर्वत कैसे टिकेगा, उसको चलाएंगे कैसे, वो तो रहेगा ही सब। और मुख्य बात उसमें थी देव और दानवों का साथ आना। और मुझे लगता है कि इस मंथन के माध्यम से हम होंगे और फिर वैसी प्रयास भी करेंगे कि वो, क्योंकि वो साथ आए बगैर वो मंथन पूरा होगा नहीं, उसमें से अमृत निकलेगा नहीं। तो ये जब बात मैंने उल्लेख भी विशेष रूप से इसलिए किया कि लोक परंपरा के बारे में जो अभी फिलहाल नैरेटिव है वो अभी भी मुझे लगता है कि रिएक्शनरी है, क्योंकि अंग्रेजों ने लोक को ही नकार दिया था और उन्होंने एक लोक को एक डेफिनेशन दे दी थी कि इसके पास कुछ नहीं है। आगे चल के हम थोड़े आजाद हो गए, थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया है, पर उसी तरीके से सोच रहे ऐसा मुझे लगता है। और ये जब सोचता हूं तो लगता है कि हमें लोक को ठीक प्रकार से समझना होगा। लोक में क्या है? लोक केवल कौतुक की वस्तु नहीं है। लोक को केवल लोक परंपरा, लोक कला, लोक संगीत, लोकोक्तियां, ये सब केवल दिखाने की वस्तु नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोक में ही सब कुछ है। हम जो थोड़ी सी पढ़ाई करके और अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए, हम लोक के महत्व को भूल गए या अनुभूति के स्तर पर अभी भी नहीं है। हाँ, हम अपने नैरेटिव को डिफेंड करने के लिए लोक की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो कमी मुझे लगती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम में से किसी ने या पूरे समाज ने कभी भी वाल्मीकि का रामायण पढ़ी होगी ऐसा नहीं होता। किसी ने वेद पढ़े होंगे ऐसा नहीं हुआ है। वेद पढ़ने वाले हमेशा कवि रहे। तो फिर ये ज्ञान हमारे तक कैसे आया है? तो वो ये इन्हीं लोक कथाओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो लोक परंपराएं हैं वही हमारे शिक्षण का साधन है, वो हमारा पाठ्यक्रम है, आध्यात्म से लेके विज्ञान तक का। और इसी आधार पे हमारा समाज खड़ा हुआ। हम अगर ये मान लें कि वेद पढ़कर हमारा समाज खड़ा हुआ था पूरा, तो ये ठीक नहीं होगा। वेद पढ़ने वाले कम ही रहेंगे। आज हम में से भी कितने लोगों ने पढ़े होंगे, आज हम में से कितने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। लेकिन हमारे समाज में ऐसी कुछ परंपराएं थी कि चुनौती के अनुसार, और जो ज्ञान समाज को मिलना चाहिए, और ज्ञान की बात नहीं होती, केवल नॉलेज की बात नहीं है, वो स्वभाव मिलने की बात होती है, वो जीवन मूल्य मिलने की बात होती है, वो भक्ति मिलने की बात होती है। ये सब मिला जुला है, ये अलग अलग विषयों में बांट के करने का नहीं है। ये लोक परंपरा और लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य और लोक कथाएं, ये सब मिलकर एक पाठ्यक्रम है हमारे श्रेष्ठ मनुष्य बनने की, जिसके आधार पर हम हजारों साल तक जिए। उसको याद करने की जरूरत है। जैसे अगर उदाहरण के लिए माने कि रामायण हम में से पढ़ी नहीं, पर गांव में जिस व्यक्ति ने पढ़ाई भी नहीं की, उसको भी रामायण के आधार पर वो अपना जीवन जी रहा है और उसके निर्णय ले रहा है। तो ऐसा समय आया कि जब इसकी आवश्यकता थी, तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन शुरू किया। अगर हम ध्यान से देखें तो रामलीलाओं के माध्यम से हमने राम समझा है हमारे इतिहास।
और ये परंपरा हमारे यहाँ लगातार रही। अगर हम अलग अलग मत संप्रदाय भी सोचे तो वही जो ज्ञान है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर विज्ञान तक का, अलग अलग समय में किसी ने ये जिसको कहते हैं उद्यम किया है। कभी व्यक्ति ने किया है, कभी एक साधु समाज की पूरे जमात ने किया है, और वो ऐसी परंपराएं विकसित की, ऐसी कथाएं बनाई, और वो जीवन में कैसे उतर जाए, और हर व्यक्ति के जीवन में कैसे उतर जाए, उसके लिए विभिन्न विभिन्न ये जो लोक कलाओं के और इत्यादि हैं उनके आधार पर किया। जैसे जब मैं जल संरक्षण की ही बात करूं तो हमारे यहाँ पर गुदवाने में बावड़ी गुदवाना, ये पता नहीं कब से चल रहा है, पर बावड़ी या तालाब गुदवाना ये हर समाज को पानी का महत्व बताने के लिए बचपन से एक व्यवस्था बनी। वो लोक कला के माध्यम से बनी, गीतों में दिखता है, भजनों में दिखता है, हमारे प्रकृति से प्रेम में के लिए उस प्रकार की बातें दिखती है। तो ये सब मिला जुला सा ऐसा लगता है, और यही परंपरा आगे भी चली ऐसा मुझे लगता है। आगे भी अगर हम देखें तो लोकमान्य तिलक ने जो गणेश उत्सव की परंपरा शुरू की, वो उस समय की जो समाज में बुरियां बढ़ रही थी उसको दूर करने का, लोगों को साथ में लाने का माध्यम बनी, वो भी एक परंपरा हमारे यहाँ शुरू हो गई। मेरा तो ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पद्धति वो भी उसी परंपरा को जीवित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, उसी संघ की नृत्य की शाखा भी और बाद में उत्सव भी, उसके माध्यम से वो समाज शिक्षण का एक माध्यम है। तो ऐसी परंपराएं हमारे यहाँ बहुत पहले से रही हैं, उसको समझकर हम आगे का विचार करें तो उचित रहेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर इसमें अपनी एक संक्षिप्त में 5 मिनट में अपनी बात कहूँगा, और उसके उदाहरण के तौर पर एक 4 मिनट की क्लिपिंग अंत में आपको देखने को मिलेगी कि मैं, जैसा मेरा परिचय हुआ कि मैं झाबुआ में काम करता हूँ। झाबुआ ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जिला है, अब 2 जिले हो गए हैं, क्षेत्र है वो, और उसका 90% आबादी जनजाति है। जनजाति भी यानी भील ही है, भील, भिलाला, पटेलिया, ये मिलकर है। और इस समाज के बारे में जो जैसा अंग्रेजों ने नैरेटिव सेट किया वो लगभग अभी तक भी है, बीच में हमने तोड़ने का प्रयास किया है और हम सिद्ध करने में सफल हुए हैं। जब मैं बचपन से देखता था, मैं पास के जिले धार का ही रहवासी और मैं भी स्वयं भिलाला हूँ, तो झाबुआ के भील के बारे में क्या सूचना थी सबको कि अंग्रेजों ने जो कहा था ये क्रिमिनल है, खतरा है, हिंसक है, वही आधार मैंने भी बचपन में सुना और देखा है। झाबुआ के लोगों वहां से गुजरना मत, रात हो जाए तो गुजरना मत, ये सारी बातें चलती रही। इसलिए उनको कुछ आता नहीं है, असभ्य हैं, उनसे बच के रहना है, ये धारणा, ये 90 तक की बात कह रहा हूँ मैं, 1990 तब तक भी यही थी। और इसमें एक घटना घटी कि एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हुआ था, अगर आप सबको ध्यान में हो। तो साक्षरता मिशन पूरे देश में चलाया था कि देश का लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, तो अभियान चलाया, तो पूरे देश में चला था, सारी संस्थाओं को, सबको उसमें लगाया गया था लिटरेसी रेट बढ़ाना। झाबुआ में भी वो अभियान चला था। तो हमने अपने कार्यकर्ता विधायक से एक प्रश्न पूछवाया था कि झाबुआ में सरकार का इसमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितने लोग वहाँ साक्षर हुए। तो जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से एक झाबुआ के व्यक्ति को साक्षर करने, जिसमें साक्षरता की परिभाषा हस्ताक्षर करना सीखना है, 32,000 रुपये खर्च हुए थे। और जब उनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो उनको सारी व्यवस्थाएं की, वो लोग सीखना ही नहीं चाहते। तो इसको हमने चुनौती के रूप में लिया था कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीवन में कोई सीखना नहीं चाहता। फिर वो एकल विद्यालय का प्रयोग वहाँ शुरू किया था। और वो अगर एकल विद्यालय का अगर आप पूरी रचना देखें तो वो लोक परंपरा का पुनर्जागरण था। स्कूल में जाना शायद नयापन था, लेकिन एक मैदान में खेलना ये सरल था बच्चों का। तो वो जो सिंगल टीचर स्कूल था उसके सीखना शुरू किया, गीत गाने शुरू किए, और उसके माध्यम से 3 साल के अंदर अंदर हमने 157 विद्यालय शुरू किए थे। 3 साल के अंदर उसमें से 55 विद्यालय ग्राम भारती में फीस के साथ शुरू हो गए थे। तो
इतना सा होने के बाद में ध्यान आता है कि लोक का जो ज्ञान है उससे हम अनभिज्ञ हैं। और इसी में आगे चलते जब हुआ कि बड़ी संख्या में वहाँ पे ड्रॉपआउट्स है जो 6ठी 7वीं 8वीं अब 18 से 25 साल के हो गए, तो वो कैसे आगे सीख भी सकते हैं और काम कर सकते हैं। और इसी में से जब गांव के लोगों के साथ मिलकर बैठना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा कि जैसे हम सामान्यतः करते हैं कि ट्रेनिंग लगाते हैं, तो हमने भी 3 दिन की ट्रेनिंग लगाई थी। और हमने कहा विषय क्या रखेंगे, गौरवशाली अपने देश का अतीत वो उनको पता नहीं, वर्तमान की परिस्थिति वो भी उनको नहीं पता है देश की, तो भविष्य के सपने कैसे देखेंगे। तो हमने शुरू किया कि अपने गांव का दुख क्या है। तो अपने गांव का दुख सबने सहमति से बताया कि हमारे गांव में जो दुख है वो पानी का संकट है। तो ये फिर पानी का संकट कैसे दूर होगा, और उसमें से सब मिलकर सहमति थी। अब पूरे समाज ने इस बात को कैसे ले जाना, तो उसमें भी एक लोक कथा के रूप में जो राजा भगीरथ की कथा है वो सामने आई, स्वाभाविक निकल के कि हम ये कथा को लेके जाएंगे गांव-गांव में, कि राजा भगीरथ ने अपने जीवन भर तपस्या करके आने वाली पीढ़ी के लिए गंगा जी लेके आए। हमारे गांव में भी तो गंगा बारिश के रूप में आती है, हम भी अपने गांव में इसको रोकेंगे। तो इस प्रेरणा से एक अभियान शुरू हुआ जल संवर्धन का। अब हमें सीखना है तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो शुरू हुआ। बहुत सरलता से पानी की तकनीक, जिसको कि हम इंजीनियर लोग बहुत कठिनाई से बोलते हैं कि बांध बनाना कितना कठिन है, बहुत सहजता से बगैर पढ़े लिखे लोगों ने सीख लिया 3-3 दिन के प्रशिक्षण में। और अभी 70-80 तालाब वहाँ बन चुके हैं। तो ये जल का अपने आप, ये जैसे मैंने कहा कि लोक में वो है पहले से, उसका पुनर्जागरण उसकी करने मात्र से, उसी में से निकला कि केवल पानी से नहीं होता है, वनों का संरक्षण भी जरूरी है। तो हमने कहा वनों के लिए क्या करेंगे। और जब ये सब करने लगे, हमने हमारे आंदोलनों के नाम भी जल संरक्षण, जल यात्रा आदि देने लगे। उसी समय हमारे साथी लोगों ने कहा, मेरे ही मन में आया कि जब श्रमदान हम बोलते हैं तो एक छोटा शब्द है। गाँव का व्यक्ति जब पानी के लिए काम करता है तो वो श्रमदान नहीं करता है, वो अपना धर्म समझ के करता है। तो उनसे जब पूछा कि क्या इसका नाम नहीं जान रहा, क्या बोलना चाहिए, अपनी कोई परंपरा है, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक हलमा परंपरा होती है कि गांव में जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो हलमा बुलाता है। गांव के लोग भी सोचते हैं कि इसको बहुत तकलीफ है और ये अगर बचेगा नहीं, संकट में आ जाएगा। सब मिलके काम करते हैं उसके लिए आके, उसमें न वो एहसान जताया जाता है उसको, न वो एहसान मानता है, ऐसी परंपरा है। तो हमने आह्वान किया कि अपनी धरती माता प्यासी है और शिव जी ने हलमा बुलाया है, हमें चलना है। तो ये एक आंदोलन बड़ा खड़ा हो गया। एक माता वन परंपरा है जो पूरे देश में है। हर गांव का एक वन होता था। राजस्थान में उसको वरण बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको देवरई बोलते हैं। झाबुआ में हमने पता किया तो उसको हम माता वन कहते हैं, इसकी लकड़ी नहीं काटता। तो माता वन सूख गई है, उसको फिर से हरा भरा करना है, तो लोग पेड़ लगाने लग गए। तो इतना सहजता से होता है कि हमें खुद को आश्चर्य होता है कि केवल इतनी मात्र से कैसे होने लगा। अभी लगातार ये काम चलता रहता है। एक गांव में तालाब बनता है तो 16 गांव के लोग आके उसमें काम करते हैं। तो इस सहजता से ये होता है। लोक परंपरा के इस महत्व को समझकर और कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं, ऐसा सोचने की जरूरत है। जो मैंने उल्लेख किया हलमा का, हर साल एक उत्सव के रूप में वो इकट्ठे होते हैं और वो उत्सव के रूप में इकट्ठे होकर और सब मिलके एक साथ काम करते हैं अपना विश्वास जगाने के लिए। तो एक पहाड़ी है, उस पर कंट्रोल ट्रेंचेस खोदते हैं और वो कंट्रोल ट्रेंचेस की एक योजना बनती है। दिन तय होता है होली से पहले। सारे लोग अपने खर्चे से अपने गेती फावड़े लेके आते हैं। 400-500 गांव के लोग आते हैं, अपने ट्रैक्टर आदि करके आते हैं और उस पहाड़ी पे ट्रेंच खोद कर जाते हैं जो उनके गांव से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है। और बड़ी सहजता से हंसते खेलते करके जाते हैं। हमें बहुत कम व्यवस्थाएं करनी पड़ती। ऐसा हम हर साल एक हलमा कार्यक्रम करते हैं। तो उसका मैं एक 5 मिनट का क्लिप दिखाकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। तो वो क्लिप दिखाएंगे। उसी में से परंपरा से निकला कि क्या हम अपनी धरती माता को जहरीली करेंगे। हम अगर ऑर्गेनिक वो फसलें डालते हैं, केमिकल फसलें डालते हैं,
अपन तो धरती माता को जहरीली कर देते हैं, तो उन्होंने तय किया हम नहीं करेंगे, आसानी से होने लगा।
मतलब है कि सब भाइयों जागो, किस नींद में खोए हो, अपनी धरती माता प्यासी हो गई, किस नींद में सोए हो, गेती उठाओ फावड़ा उठाओ, किस नींद में सोए हो, डैम बनाओ तालाब बनाओ, किस नींद, धर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा, किस नींद में सोए हो, ऐसा उसका गीत का भावार्थ है। आप सभी जागो, आमंत्रित हो सभी इसमें महिमा में शामिल होने के लिए। तो ये देखने की वस्तु नहीं हमारी लोक परंपरा है, उसमें शामिल होना ये हमारी परंपरा है। आप हमेशा आमंत्रित है, कभी भी इसमें आए। धन्यवाद हर्ष जी। मैं तो कहूंगा देवदूत बनकर आए हो, सृजन कर रहे हो, इस परंपरा को जगाए रखना। जब आप ये वीडियो क्लिपिंग सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे, ये गीत की जो परंपरा है वो आल्हड़ परंपरा कहलाती है, जिसको आल्हा बोलते हैं। और हम लोक मंथन में हैं, और मैं उस महाकाव्य के रचयिता को याद ना करूं तो मुझसे अपराध हो जाएगा। परमाल रासों ने लोक जीवन पर जितना बड़ा ग्रंथ लिखा है, उतना बड़ा ग्रंथ आज तक लोक जीवन पर किसी ने रचित नहीं किया है। हर्ष जी, आपके इस पुण्य काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। मैं कुछ लाइनें चुरा रहा था जब हर्ष जी बोल रहे थे, तो वो लाइनें आपको समर्पित करता हुआ फिर एक और भागीरथ प्रयास करने वाले हमारे बीच में हैं, फिर मैं उनको आमंत्रित करूंगा। बिन जल सब सूना रहे, बिन जल सब सूना रहे, जल ही माई बाप, किलक हुलस किलकिल करता हुआ, किलक हुलस बहती रहे, नदियां बन के धार, बिन जल सब सूना रहे, जल ही माई बाप। और जब भागीरथ प्रयास शुरू होता है, हर्ष जी भी भागीरथ जी का नाम ले रहे थे, तो शायद उसी भागीरथ प्रयास को प्रारंभ करने के लिए कवि ने लिखा होगा, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और जब मैं ये कह रहा हूं, ऐसा ही भागीरथी प्रयास करने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान सच्चिदानंद भारती जी। आप एक पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं। आपन पानी रखो, इस आंदोलन के आप प्रणेता हैं। 1976 से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जोड़ने और उफरे खाल में सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ कई दशकों से आप पर्यावरण संरक्षण के कार्य में संलग्न हैं। आपको पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इस वर्ष का प्रसिद्ध केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको कई राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, उत्तराखंड ग्रीन अवार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। मैं ऐसे महानुभाव श्री सच्चिदानंद भारती जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने अनुभव से हम सबको सीखें, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सज्जनों, हमारे देश में पानी की परंपरा को जानने, समझने, उसे अपनाने के लिए जो समृद्धि संस्कृति रही है, तो उस पर प्रत्येक, मैं समझता हूँ कि यहाँ उपस्थित और प्रत्येक देश के सनातन धर्म से जुड़े लोग मुझसे भी कई अधिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये परंपरा इतनी समृद्ध है कि ये हमारे घर घर में है, हर व्यक्ति के अंदर है। चाहे तर्पण हो, अर्पण हो, समर्पण हो, संकल्प हो, सब में पानी के बगैर जीवन नहीं है। जल है, तल है, जल मिला जगदीश मिला, नर है नीर से नारायण, ये सब। और
मैं जिस इलाके से आया हूँ उसे ये उत्तराखंड का देवभूमि कह करके कहते हैं। यूँ तो पूरा हिमालयी क्षेत्र ही हमारे देश की पानी की पूर्ति का सबसे बड़ा भंडार है। लगभग पूरे देश के सकल जल का 63.21% जल की पूर्ति हिमालयी नदियों से 3 जो बड़ी नदी क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा जी और सिंधु, इनसे होती है। इसमें ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा स्थान 33.21% और गंगा जी का 25% योगदान है। पर गंगा जी चूंकि एक अपने विशेष दुर्लभ देवीय गुणों के कारण संसार की एकमात्र ऐसी नदी है कि जो जल गंगा जी में है वो दुनिया की किसी दूसरी नदी में नहीं है। इसलिए इसे नदी से आगे बढ़ करके देव नदी कहा गया और ये लौकिक और परलौकिक दोनों तरह के कर्मों को उतारती है। और अपने देश के लोगों ने, चूंकि ये 2525 किलोमीटर लंबी बहती है, 9 राज्यों में जाती है, 42% से अधिक की आबादी के लिए अन्न जल का प्रबंध करती है, तो इस लिहाज से भी देश के लोगों ने सोचा होगा कि जिस मुल्क से इतनी सुंदर नदी आती है, इतनी अमृतमयी नदी आती है, वो निश्चित ही स्वर्ग होगा, स्वर्ग भूमि होगी, देवभूमि होगी, जिसकी मिट्टी में इस तरह के गुण हैं। और शायद इस देव नदी के कारण ही उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा मिला होगा। मैं यहाँ पर ये 20 मिनट मेरे पास हैं, 5 मिनट ये हो गए, 15 मिनट में मैं अपने जो 40-45 सालों से उफरैंखाल, जो अभी नाम आया, उत्तराखंड का एक बहुत ही कोने का इलाका है, वहाँ पर मिट्टी, पानी और जंगल का काम लोगों के साथ बहुत ही घरेलू ढंग से मिलजुल करके जो 40-45 सालों से हमने खड़ा किया है। क्योंकि ये आंदोलन है, तो इसमें आंदोलन का मतलब जो समाज जिसको खड़ा कर रहा है, उसकी 10-12 चित्रों से मैं थोड़ा आपके सामने नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ कि काम इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसके परिणाम अच्छे रहे तो इसको मैं आपके सामने 10-12 चित्रों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। राहुल लगाए, ये हिमालय से तो आप सब लोग परिचित, ये थोड़ी बंद हो जाए, ये दूसरा चित्र है जिसमें ऊपर हिमालय है और आसपास के घने जंगल हैं, और ये यमुना नदी का चित्र है। और आप देखिए कि पानी का जो संसार बनता है वो पहाड़ों में इस तरह से बनता है कि ऊपर शिखर पर हिमालय होता है। हिमालय का मतलब है कि जो हमारे देश की सबसे अधिक मीठे पानी की जमा पूंजी है, अगर ये खत्म होती है तो देश की जमा पूंजी कितनी कंगाल हो जाएगी, देश उसको तैयार नहीं कर सकता। बड़े से बड़े सरकारें, बड़े से बड़े संगठन यहाँ पर कहीं टिकते नहीं है, जो भगवान ने हमको वरदान स्वरूप दिया हुआ है। आप देखिए, और ये हिमालय उत्तराखंड से, कश्मीर से लेकर कोहिमा तक धीरे धीरे किस तरह से खत्म हो रहा है, ये बात के ये आप सब इसको कई तरह से जानते होंगे। फिर उसके बाद आता था एक दूसरा संसार जिसमें घने पेड़, जो अभी पाय साहब ने बताया कि ऐसे पेड़ों का होना जिनकी जड़ें गहरी होती थी, जो पानी को बहुत गहराई तक ले जाते थे और हमारे नदी तंत्र को बनाते थे। नेक्स्ट, अब इस तरह का पहाड़, हमारे पहाड़, ये भी हमारे उत्तराखंड का ये पहाड़ है। अब इसमें देखिए आप कि ये पूरा पहाड़ है, इसमें कहीं कोई पेड़ नहीं है। अब जब आसमान से पानी आएगा तो वो गर्भ से नीचे चला जाएगा। यही हाल जैसे चेरापूंजी कभी देश का बहुत बरखा वाला इलाका था, लेकिन अब क्योंकि ये सारी संकट वहां पर भी पेड़ों का आया, पानी आता है और सीधे भाग करके बांग्लादेश चला जाता है। तो ऐसे ही उत्तराखंड का भी ये पानी ऊपर से गिरता है और गिरने के बाद सीधे नीचे नदियों की ओर चला जाता है और फिर सूखे के सूखे गांव रह जाते हैं। इसलिए सूखे की समस्या जितनी मैदानी भागों में है उतनी ही अधिक पहाड़ों में भी पिछले 30-40 सालों से खड़ी हुई है। नेक्स्ट, ये उफरैंखाल है जहां पर मैं 1978 में आया और तब आप देखिए ये स्कूल का चित्र है और ये जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, यहाँ पर नौकरी करता था, ये पीछे नीचे की तरफ की जो बिल्डिंग है इसके पीछे देखिए एक पेड़ खड़ा है, वहां पर से खींची हुई ये चित्र है उस जमाने का। ये बर्फ के लिहाज से चित्र लिया, तब ऐसा तो था नहीं कि कभी इसको आसाम की सुंदर माँ कामाख्या की धरती में दिखाने का अवसर आएगा। और ये
कहीं आपको कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, और वो पूरे फील्ड और फील्ड के बाद के वो 2-4 घर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये आज का चित्र है। आप देखिए कि ये पीछे का वही पेड़ से बढ़िया, और वो पूरे चारों ओर की हरियाली, पीछे का पूरा जंगल इस पूरे दरमियान हरा भरा हुआ है। नेक्स्ट, ये फिर एक चित्र, ये भी वही ऊपरे खाल का है। इसमें नीचे एक मंदिर देखेंगे आप, इस राइट साइड उल्टी वैसे लग गई मंदिर, और मंदिर के बाद ऊपर तक, हाँ ऐसे सीधी करो स्लाइड को, ये मंदिर, हाँ ये सीधे बिल्कुल ठीक, ये मंदिर, और मंदिर के बाद आप देखिए ये कच्चा रास्ता, और ऊपर तक वो स्कूल की बिल्डिंग जहाँ से वो चित्र था, और ये बर्फ के लिहाज से ही ये 7000 फीट की ऊंचाई का पहाड़ है, और ये बर्फ के लिहाज से ही उस समय की खींची हुई स्लाइड है। और अब नेक्स्ट देखिए आप, और ये आज का उत्तरायण खाल है, ये विस्तृत है, और इसमें सभी तरह के पेड़ हमने लगाए। और देखो आधुनिकता भी पूरी आई है, मंदिर वैसा ही है, लेकिन उसके पास की सड़क आई, भवन जो है नए बन गए, लेकिन उससे भी कई घना जंगल तैयार हुआ है। नेक्स्ट, इन जंगलों को तैयार करने में हमारी माँ बहनों का, बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा। असल में जंगल तैयार करना, पानी का काम करना, मिट्टी का काम करना उत्तराखंड और देवभूमि और हिमालय के लोगों के लिए कोई पर्यावरण का काम या इस तरह का नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ एक अस्तित्व का काम हमारे लिए होता है, क्योंकि हमारी पूरी जीवन पद्धति सुबह से शाम तक इन जंगलों पर निर्भर होती है, और इसलिए अपने अस्तित्व के लिए हमने ये काम किया। नेक्स्ट, ये पेड़ लगा रहे हैं, ये फिर हम 87 में बड़ा सूखा आया और हम तालाबों के काम पे लौटे, तब हमें पता चला कि हमारे मुल्क में भी 250-300 साल पहले कुछ ऐसी प्रथाएं थी, ऐसे रीति रिवाज थे, परंपराएं थी कि लोग बरखा जल को इकट्ठा करते थे और उसे चाल या खाल कहते थे। एक पुरानी खाल थी जिसे थोड़ा सा ठीक ठाक किया गया, ये करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। पीछे नंदा देवी का शिखर है जो देश का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है, और इसको ये करीब 30-35, इसकी लंबाई चौड़ी चाल खाल कैसी होती थी कि 30-35 फीट कदम लंबा, 30-35 कदम चौड़ा और 2-3 कदम गहरी एक खाई बना दी जाती थी। इसमें ना प्लास्टिक लगता है, ना इसमें सीमेंट का प्रयोग होता है। वो दीवार एक थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग देखने आने लगे तो उसके बाद इसको थोड़ा सा उस तरह से बनाया गया, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों से बचा गया और ये खाल बनाना हमने शुरू किया। नेक्स्ट, ये दूसरी खालें आप देखिए, इन खालों में आपको कोई नाप नहीं मिलेगा। जैसे सरकारी खालें होती हैं उनमें एक नाप, निश्चित नाप दिया जाता है, इतना फीट लंबा, इतना फीट चौड़ा, इतने फीट गहरा बनाना होगा, क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग तरीके से जाती है। लेकिन समाज ऐसा नहीं देखता, वो मिट्टी देखता है और उस जगह का भूगोल देखता है, जितना उसे अच्छा लगता है उतना बनाता है। ये ऊंचाई पर बनाई जाती थी और वहां से धीरे धीरे रिस करके इनका पानी नीचे की ओर भी आता था और स्रोत भी सूखने से बचते थे और जंगलों में आग नहीं लगती थी। नेक्स्ट, ये इतनी गहराई इनकी रखी गई कि वो भैंस आराम से इसमें तैरती है। नेक्स्ट, ये अलग अलग आकार प्रकार के आप देखिए, ये हमने शुरू में इस तरह के तालाब बनाए। इनमें एक बड़ी दिक्कत ये आई कि हर जगह इतनी बड़ी जमीन खोजना पहाड़ में कठिन है, और पहाड़ कहीं 40 डिग्री के ढाल वाले होते हैं, कहीं 50 डिग्री के, और 60 डिग्री से अधिक के ढाल के तो आप तालाब बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप साल में कभी न कभी इतनी बरखा हो जाती है अब कि जैसे केदारनाथ जी में 2013 में हो गई थी कि जो बरखा पूरे 10-12 दिन में होनी है वो 10-12 घंटों में हो जाती है, जिसे आम तरह से लोग बादल फटना कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरे, नेक्स्ट, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग हैं, आप तरह तरह के लोग यहाँ आने लगे। अब ये देखिए, अब हमने एक तरीका ढूंढा। कल वहाँ झारखंड के मित्र हमारे अमर भाई कह रहे थे कि भाई हमने भी कुछ डोबा बनाए अपने इलाके में, लेकिन वो बहुत गहरे बना दिए और उससे कारण ये हुआ कि कुछ लोग उसमें कैजुअल्टियां भी हो गई, फिर सरकार को 4 लाख रुपया देना पड़ा। तो मैंने कहा हमने उसका शुरू से ही ख्याल रखा भाई साहब, और ऐसे बनाया कि ये एक पूरी मंदिर के भीतर जैसे कढ़ाई होती है, बड़ी कढ़ाई नुमा ये है, इनको नाम दिया हमने जल तलैया। ये 1.25 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और करीब 1 मीटर गहरा ऐसे ढाल पे बनते हैं, और ये अंडाकार शेप में जैसे कढ़ाई शेप में होते हैं। आप अंडे को ऐसे पिचकाएंगे तो अंडा कभी नहीं टूटता, वो एक गणितीय नियम है। तो ऐसे करके ये कभी टूटती नहीं है, कितनी ही बारिश आ जाए कोई एक जल तलैया नहीं टूटती। और ऐसी जल तलैयों को आप छोटी सी छोटी जगह देखे एक घन मीटर में बना सकते हैं। नेक्स्ट,
अब इसका ये काम इतना सरल है, सस्ता है, टिकाऊ है कि गांव की महिला इसको आराम से बना लेती है और सब जगह ये बनने शुरू हो गई। नेक्स्ट, अब देखिए इनमें आसमान से पानी आया और धीरे धीरे अटकना शुरू हो जाता है। ये चीड़ का वन है और बीच बीच में बांस के जंगल आ गए। चीड़ के वन उत्तराखंड में आग के सबसे बड़े कारण बनते हैं, लेकिन यहाँ जंगलों में पिछले 50 सालों से कोई आग नहीं देखी गई हमारे जंगलों में। नेक्स्ट, अब देखिए ये जब पानी आया और वो जमा तो उसके आसपास की सुंदर हरी घास निकलने लग जाती है, तो इससे आग स्वतः ही कम हो जाती है, खतरा कम हो जाता है क्योंकि नमी है, तो नमी आग कहां पकड़ेगी। नेक्स्ट, आग कितनी बड़ी समस्या बन गई पूरी दुनिया के लिए। ये इस तरह से ये जल तलैया हमने बनाई। नेक्स्ट, अब ये जल तलैयों से क्या होता है कि पहाड़ की ढाल पर आपने 10,000 5,000 जल तलैया बनाए तो नीचे जल स्रोत जो होता है वो सूखने से बच जाता है। बड़ा संकट है पहाड़ों में जल स्रोतों का सूखना। जल स्रोत हम नदी को मां कहते हैं, लेकिन नदी की भी तो कोई मां है, तो नदी की मां है हमारे जंगल और जल स्रोत। अगर ये खत्म हो गए तो नदी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो उत्तराखंड में जिस इलाके में हम काम करते हैं लगभग 150-200 गांव में, वहां आपको सुनाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे कि वहां के जल स्रोत अब सूख नहीं रहे हैं, लौटे हैं और मजबूत हुए हैं, और वहां के 150 गांव में कहीं जंगल में आग नहीं लगती। नेक्स्ट, ये देखिए ऐसे करके, और ये गांव के चौकीदार जो होते हैं जंगलों में ये घूमते रहते हैं, कहीं किसी एक तालाब में आपको एक माचिस की तिली नहीं निकलेगी, और ये 40,000 से अधिक तालाब बने हुए हैं। जनता का प्यार कितना बड़ा काम खड़ा करता है ये सहज इसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, जहां ये सारे एक पहाड़ के जैसे, अब जलागा में एक शब्द वैसा शब्द आया, लेकिन पहाड़ों में इसको पहले पंडाल बोलते थे। एक पंडाल का पानी जहां पर इकट्ठा होता है वहां पर ऐसे हम एक बड़ी सी वो बना देते थे जलबंद, उससे एक नदी निकलनी शुरू हो जाती थी, स्रोत। इसे जैसे ये स्रोत उफरे खालता है, इसको हमने घाट गंगा नाम दिया है। ये 25 घरों को पानी पिलाता है, बरस भर रहता है। नेक्स्ट, इस कार्यक्रम का ये छोटा सा रूप में एक बड़ी चमत्कारिक बात ये हुई कि 99 में जब ये खबर 1999 में निकली कि भाई उत्तराखंड की पहाड़ी पर इसी तरह से काम हुआ, तो FAO करके एक संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अशोक से किया, उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर। तो ये एशिया के 19 देशों के वहां के बड़े लोगों को लेकर के उत्तराखंड आए और ये सारा कार्यक्रम देखा। उसमें एक महिला भी थी, वेंडा, जो वर्ल्ड बैंक की चीफ थी जर्मनी की, उसने वहां की महिलाओं से बातचीत करी और बातचीत के आधार पर तय किया कि ये लोग को बड़ा काम करना चाहिए, और अपनी ओर से हमको ऑफर दिया कि भाई आपको हम 1200 करोड़ रुपया इस काम को समग्र विकास के रूप में करने के लिए देते हैं। हमने वो पैसा बड़ी नम्रता से उनके आगे प्रणाम करके कहा कि ये जनता के प्यार का काम है, इस पैसे का इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आपने इतना बड़ा आदर दिया, आपको बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी खबर लौटा टाइम्स में छपी और उसमें अखबार भी सब लोग पढ़ते थे और सर संचालक जी ने भी वो खबर पढ़ी। तब मैं हमारे यहाँ हम लोग संघ के ये जो स्ट्रक्चर ढांचा है, प्रचारक, प्राण प्रचारक और ये सब ऊपर तक सर संचालक, इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं थी। और जब ये सूचना हम तक पहुंची कि वो काम देखना चाहते हैं सर संचालक जी, जैसे केसी सुदर्शन जी, तो कई तरह के थे, क्योंकि सरकारें वहां भी बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, ये तो बहुत बाद में हमें पता चला, सभी सरकारें उनके आगे नतमस्तक खड़ी थी। और हम हैरान थे कि ये क्या है, और एक बड़ा काम हमारे इलाके का बहुत सालों से रुका हुआ था सड़क का, वो 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। तो पूरे इलाके में एक बात गई कि बहुत बड़ा आदमी आ रहा है हमारे इलाके में, और हजारों की संख्या में लोग देखने उनको आए। और उसी कार्यक्रम में ये उफरे खाल का ये कार्यक्रम है, आगे से हुआ है, ये 2000 की घटना है, अप्रैल 2000 की। नेक्स्ट, वो 3 दिन उफरे खाल गए। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए वो जंगल में घूम रहे हैं। हितेश जी तब इतने ये दिल्ली में पढ़ते थे, ये जो अपने 5 जने के हैं ना सूर्य के सत्य में, वो देखो इधर की बेल्ट में है, वो सुरेश जी विभाग प्रचार है, भगवती जी जो यहाँ पर थे प्रज्ञा प्रभा में, कई लोग उस समय के आप राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। तो ये सब लोग उस समय बहुत वैसे लोग, अभी भाई साहब भी कह रहे थे हर्ष जी कि भाई साहब सुदर्शन जी आपके बारे में बहुत बताते रहते थे। उससे क्या हुआ कि
3 दिन जब वो वहां रहे और पूरे बात को उन्होंने देखा तो पूरे देश ने इस काम को पहुंचाने में एक अद्भुत बात हुई। संगठनों में, संस्थाओं में, समाजों में, सरकारों में, और लोगों का ध्यान इस काम पर गया। अन्यथा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये एक चमत्कार हुआ कर्म का, और तब से ये काम सतत जारी है। अभी करीब 40,000 से अधिक तालाब, 150 से अधिक गांव में जंगल और 40 लाख से अधिक पेड़ों का हमने रोपण किया। आप सबके सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारती जी। आप सब देखें, इस मंच को विशिष्टता प्रदान करने वाले तीनों महानुभाव, चाहे चंद्रशेखर सिंह जी हों, चाहे हर्ष चौहान जी हों और सच्चिदानंद भारती जी हों, आप सब अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में भागीरथ प्रयास कर रहे हैं और समाज बदल रहा है। समाज में स्वीकार्यता बढ़ रही है, समाज प्रेरित हो रहा है। और जब मैं दोनों क्लिपिंग्स की तरफ जाता हूँ, हर्ष जी ने जो हमें दिखाया और सच्चिदानंद जी ने जो दिखाया, बेटियों का योगदान, मातृशक्ति का योगदान बहुत है। उस मातृशक्ति के योगदान के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि मेरा मानना है हमारी प्रकृति के कण-कण को सजोने का जो कार्य बेटियां करती हैं, मातृशक्ति करती है, वो कोई दूसरा वर्ग नहीं करता है। इस नाते नमन करते हुए मैं कुछ प्रश्न, 2-3 प्रश्न आप चाहें तो ले सकते हैं। कमलेश जी, जी बताएं, जोर से बोलो। प्रश्न ही पूछे। जहाँ गंगा भी है और सोन भी है, जहाँ तक जल के बारे में मेरी समझ एक पत्रकार के तौर पर मैंने जो काम किया है, आकाशात तत्वयम सागरम प्रतिगच्छति, आकाश से आकर के और जमीन पर फैलती है और सागर की ओर जाती है। ये गंगा है, पक्षिका गंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वही कि एक बिगड़ी हुई बात को आपने बनाया, लेकिन बिहार के समक्ष सबसे बड़ी बात यह है कि बनी हुई बात वहाँ बिगड़ रही है। मैं सोन की बात कर रहा हूँ, जिसे ब्रह्मपुत्र सोन नद है, उसी प्रकार से सोन नद है। सोन नद में सबसे बड़ी बात है यह कि वहाँ 40 से 60-80 फीट का बालू का बेड हुआ करता था। वो बेड वो पूरी तरह से उसको निचोड़ दिया गया। सोन नद के भीतर से जो जल का प्रवाह होता था, उसके पेट से बालू निकाले जाते थे। और आजादी के लड़ाई के दिनों में रघुवीर नारायण जैसे भोजपुरी में राष्ट्रगीत की रचना किए थे 1911 में। उसमें सुंदर सुगुन हुआ भारत के जैसवा की हिम्मत को बसे मोर प्राणे बसोहिया। गंगा रे जमुनवा, प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। गंगा रे जमुनवा के जगह में पनिया कि सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। तो हमारा सोनभद्र में अब इसी क्षमता नहीं को मीठे स्वर में गाए, अभी पूरी तौर से बिगड़ा नहीं है। और जिस प्रकार से आप बात करते हैं, संस्कृति की बात है, प्रबंधन की बात है, स्थानीय लोगों की जागने की बात है। आपके यहाँ जो आप कहते हैं वहाँ गुहार कहा जाता है, गुमाम कहा जाता है, सारी बातें हैं। लेकिन स्थिति बिगड़ रही है और आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बुद्धिजीवी के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप अपने अनुभव से हमें बताएं। देखिए, प्रश्न की बैठे, प्रश्न की मर्यादा रहती है। प्रश्न क्रिस्पी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब हम विस्तार में जाते हैं तो टिप्पणी कर रहे होते हैं।
तो इस नाते दूसरा प्रश्न जी इनका जवाब मैं दे दूं। हाँ जी उसका केवल एक वाक्य में समाधान है कि समाधान आप अपनी लोक परंपराओं में खोजें। हमने भी यही किया, उसका समाधान उसी में है। झाबुआ के लोगों ने शिकायत नहीं की कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी लोक परंपरा में से समाधान ढूंढ लिया, उतना ही उसका समाधान है। केवल उतना ही करने की आवश्यकता, बहुत सरल है ये, क्योंकि लोक परंपरा की ताकत ये सब समस्याओं से समाधान निकालती है। भारती जी का भी जो अनुभव है वो यही है, तो उतना ही उसका समाधान। जी प्रश्न जी इस लोक मंथन कार्यक्रम में आए सभी लोगों को प्रणाम। मैं जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश से। अभी सचिदानंद जी से मेरा प्रश्न है कि जल संरक्षण में अभी ये बात कर रहे थे और वृक्षारोपण के भी उन्होंने कहा, तो जिस क्षेत्र से आते हैं उसी क्षेत्र से मैं भी हूँ, और इस समय की ये स्थिति है हमारे क्षेत्र की कि वृक्षों का जो सरकारों द्वारा लक्ष्य रखा गया है, एक वर्ष में एक जनपद में 1 करोड़ पेड़ लगाया जाएगा, उसका जियो टैगिंग भी कराया जाता है, लेकिन 1 वर्ष बाद पता चलता है उसमें 10-50 से 1 लाख भी वृक्ष जीवित नहीं रहते। वृक्ष लगाना वो अलग चीज है, लेकिन वृक्षों को जीवित रखने की जो सुरक्षा सरकारों की या हम लोगों की है, तो प्रयास क्या हम लोग करें, एक ही वृक्ष प्रतिवर्ष लगाएं, लेकिन वह जीवित रहे। ये सुझाव भी मेरा है, लेकिन दूसरी चीज में प्रश्न हमारा आई कि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के लोग खेती और वृक्ष लगाना छोड़ दिए हैं, और 50% खेत जो है जल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लोगों ने खेतों को बोना छोड़ दिया है। उस पे क्या? धन्यवाद। देखिए धन्यवाद। प्रश्न ही रहे, सुझाव और शिकायत में भी अंतर होता है। जी आपने आप सभी महानुभावों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र के विशेष स्थितियों को चित्रित किया, धन्यवाद सर। लोक परंपराएं लोक की एक जीवन शैली से उपजी हुई वो शक्तियां हैं जो समाज के साथ में निहित है। पर अगर अपने वर्तमान समाज को देखेंगे तो हम करीब 3 स्तर देखते हैं। एक वो जो अभी भी पारंपरिक व्यवस्थाओं के साथ जीवन जी रहे हैं, कुछ वो हैं जो कुछ परिवर्तित हो गए हैं और कुछ छोटे शहरों में हैं, और कुछ वो हैं जो एक टिपिकल ग्लोबल सिटीजनशिप के क्षेत्र में ग्लोबल सिटीजनशिप साइड में। अब परंपराओं में समाज के बीच में सामंजस्य और इस समाज के हिस्सों के बीच सामंजस्य, उसके लिए कोई प्रयास, उसके लिए कोई ये प्रभावितता बढ़ाएगा शायद संसार में, ऐसा महसूस होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो लोकल हैं परंपराएं, उनको ये जो ग्लोबल एक्सप्लॉइटेटिव रेजिम्स हैं वो खत्म कर दें, और शायद ये जी बस ये आखिरी प्रश्न था, मुझे समय से सत्र खत्म करना है, क्षमा चाहेंगे। कृपया दबाव न बनाएं, समय से सत्र खत्म करेंगे। प्लीज भारती जी बताएं। भारती जी आप उद्बोधित करें। वही सवाल भाई साहब का भी था कल कि पहाड़ों में क्या हो रहा है कि पहले तो जंगल, एक समय ऐसा था जब जंगल काट करके लोगों ने खेती बसाई, फिर एक समय ऐसा आया कि जब गांव-गांव में जंगलों की तैयारी हुई, ये दौर आया कोई 75 से लेकर के और 2000 के बीच। फिर अब एक दौर 2000 के बाद उत्तराखंड में आया कि जब लोगों के पास दूसरे संसाधन आने लगे, जैसे गैस आ गई, जंगलों पे निर्भरता धीरे धीरे कम हो गई, खेती पे निर्भरता कम हो गई, लोग नीचे की ओर लौटने लगे किराए की, तो खेत भी बंजर होने लगे। और खेत इस कारण भी बंजर हुए कि गांव के नजदीक बड़े घने जंगल हो गए, जंगलों में कई तरह के जानवर आ गए। जो जानवर पहले, क्योंकि पूरा गांव रहता था तो जानवर दूर होते थे, लेकिन अब क्योंकि गांव से लोग नीचे की तरफ आ गए तो जानवर नजदीक आ गए, घोड़ी हो, बंदर हो, भालू हो। पहाड़ों में ऐसी जानवरों से भी मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक अलग तरह का संकट आया है। मैं जिस इलाके में काम करता हूँ ये राठ क्षेत्र है, राठ इलाका है, और सौभाग्य है मेरा कि हमारे उत्तराखंड के कुछ ऐसे इलाके हैं उसमें हमारा राठ क्षेत्र है,
जैसे उत्तरकाशी का मोरी ब्लॉक है, पुरोला ब्लॉक है, चमोली के कुछ हिस्से हैं, पिथौरागढ़ के कुछ हिस्से हैं, इन इलाकों में पलायन बहुत कम हुआ है। लोग अधिकतर गांव में हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं और इन समस्याओं को निपटा रहे हैं। लेकिन जहाँ ये समस्या है वहाँ सरकार को, समाज को, सभी लोगों को मिलजुल करके ये इन प्रयासों को हल करना चाहिए। और जो आपने कहा कि पेड़ों की संख्या, तो समाज तो पेड़ों की संख्या के लिए काम नहीं करता, तो जंगल लगाता है तो गिनता नहीं, आंकड़े के लिए उसका काम होता ही है। लेकिन सरकार चूंकि एक तरह से काम करती है तो उसके ऊपर टिप्पणी हमारी होती नहीं और वो उसके तरीके होते हैं, वो होते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के संबंध बताया अच्छा है, परंपरा इस तरह से ठीक है। व्यक्तिगत आए हुए यहाँ पर जितने भी और प्रतिनिधि है, व्यक्तिगत जीवन में और अपने परिवार के जीवन में जल संरक्षण, जल संवर्धन, पर्यावरण, इसके बारे में हम क्या करेंगे? दोनों ही प्रश्नों का एक ही उत्तर है। हम अभी उलझ गए हैं क्योंकि वही वास्तव में तीनों की बात है कि हम अपनी लोक परंपराओं को भूल गए, इसलिए इतने प्रश्न आ रहे हैं और हम समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं। जब आपने कहा कि ये शहरों में चले गए तो कैसे करेंगे, तो शहरों में एक मूल बात जो हमारी परंपरा में है, जब हम परंपरा कहते हैं तो केवल कला और वृत्ति नहीं है, हमारी परंपरा रही कि माँ का एक दायित्व है, पिता का एक दायित्व है। माँ का दायित्व होता था, जिसे हम कहेंगे कि आदतें ठीक करना और रिलेशनशिप्स बताना, रिलेशनशिप्स की भावना है। तो रिलेशनशिप जब हम बोलते हैं संबंध, तो वो अपने रिश्तेदारों से लेके और पर्यावरण तक है। और हमारे यहाँ वो संस्कार कायम है। अभी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते समय उसका ध्यान नहीं रखते। ये माँ को करना था, ये हमारी अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा पद्धति को नहीं करना था। हम उसको भूल रहे हैं कि माँ को ध्यान दिलाना है कि मेरा पानी से संबंध क्या है। पिता का दायित्व था कि उसमें विवेक जागृत करना, उसको समाज का दर्शन दिखाना, क्या समस्या, उसका समाधान कैसे। तो सामान्य परंपरा से हमारा समाज चलता रहा है। तो हर परिस्थिति में केवल वो ये संबंध, अगर बच्चा जान रहा है तो वो पानी वेस्ट करेगा वो, और कुछ ना कुछ दायित्व निभाएगा। हम लोग जब झाबुआ में काम करते हैं तो हमारे आए हुए छात्र विदेशों में चले गए, नौकरी करने चले गए, वो पूछते हम क्या कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि अपना जो कर्ज है पानी का, वो चुकाने के लिए दो प्रकार हो सकते हैं। पर्यावरण मैं आके स्वयं पेड़ लगा के तो कर नहीं सकता, तो जो लोग पेड़ लगा रहे हैं उनको मैं सहायता करूंगा, कोई एक निश्चित संकल्प लूंगा, मैं ऐसे किसी अभियान के साथ जुड़ूंगा जो पर्यावरण संरक्षण में लगा है। तो ये संवेदना बनी रहे तो समाधान है, क्योंकि सारे काम मिलजुल के ही होते हैं। एक आदमी गेती उठाता है, एक फावड़ा उठाता है और एक तगारी उठाता है। ऐसा ही अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत लोगों की भूमिका है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी संवेदनाओं को हमारे संस्कारों में नहीं ला रहे। जो हमारी लोक परंपरा की संस्कार ही कहता हूँ, क्योंकि परिवार की गतिविधियां भी लोक परंपरा का ही एक स्वरूप। तो माँ को जो भूमिका निभाना है, जो संबंध बताना, इतना ही करना पर्याप्त। हर व्यक्ति अपने स्तर पे ये करना शुरू कर दे तो उसको उसका रास्ता मिल जाए। धन्यवाद हर्ष जी। संचालक की भूमिका थी, उसमें एक अशुद्धि मुझसे हुई। मैंने तो भाव लिए थे, प्रोफेसर यशवंत जी ने उसको करेक्ट किया है। उनका कहना था कि हलवा परंपरा में गाया गया गीत निर्गुण कबीरपंथी परंपरा का है, आल्हड़ गीत से इसका कोई संबंध नहीं है। करेक्शन के लिए धन्यवाद। मैंने तो हर्ष जी से पूछा था, कुछ मिलता जुलता है, मैंने उस नाते उसको उद्बोधित किया था। शहरीकृत जीवन में हम कैसे योगदान दे सकते, बहुत बड़ा विषय है। मेरे कुछ अनुभव हैं, वो सिर्फ इतना कहूंगा कि जब बेरोजगार था तो शनिवार रविवार घूम घूम करके पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता था। एक टोली थी, सरकार से सहयोग भी नहीं लेते थे, वृक्षारोपण कराते थे।
एक मैगजीन भी निकालते थे। जब रोजगार शुदा हो गया तो शनिवार को करियर की चिंता करने लगा, रविवार को मिलने जुलने की चिंता करने लगा, तो संरक्षण का कार्य था छोड़ दिया। ये व्यक्तिगत जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। और वो मैगजीन 2005 में बंद हो गई, फिर से उसको चलाने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये हम कितना देते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक सूत्र हमको दिए थे, वेदों की तरफ लौट चलो। मैं उतनी अपेक्षा नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतनी अपेक्षा करता हूँ, अपनी परंपराओं की तरफ लौट चलो, अपने गांव को लौट चलो, अपनी मिट्टी के कलर को याद रखो, उसके खट्टेपन को, नमकीनपन को याद रखो। अपने बच्चों को तो बताओ मेरा गांव बलवर मिट्टी पे है, कुडोर की मिट्टी पे है, काली मिट्टी पे है, रेतीली मिट्टी पर है, लेटराइट मिट्टी पर हमारे यहाँ कौन सी फसल पैदा होती है। तो हम शहरों में रहने वाले लोग अपनी अगली पीढ़ी को अपनी मिट्टी से जरूर परिचित कराएं, जिससे उसका स्वाद उन बच्चों के जीवन में भी घुले। और जो स्व का उत्तरदायित्व होता है, यह लोक मंथन स्व की गाथा भी है। इस स्व को ही जगाने का कार्य अगर हम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो तुलसीदास जी ने हम सबसे अपेक्षा की थी, और वो बहुत खूबसूरत अपेक्षा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। महात्मा तुलसी वहां पर कहते अधम शरीर, यानी वो जानते हैं इस शरीर के द्वारा ही भोग विलास ईर्षा द्वेष लालच सब कुछ प्रणयित होता है। उससे बचने की आवश्यकता है। जो पंच महाभूत तत्व हैं उनका संतुलन बना रहे, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। यह सत्र बहुत प्रेरक रहा। सफलता की सीढ़ियां चढ़े हुए तमाम लोग हमारे बीच में हैं, जिनके कार्य को समाज ने भी पहचाना है, पुरस्कृत किया है। ऐसे सत्र का संचालन देने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद। और मैं कमलेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे की बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर श्री प्रकाश जी। बहुत नियत समय में सत्र पूरा हुआ। ये इस बात का प्रमाण है इस सत्र की सफलता का। इतने प्रश्न आ रहे हैं, इतनी जिज्ञासाएं आ रही हैं, इसका मतलब है जो बीज वपन हुआ वो अंकुरित होने लगा है। दो चीजें सत्र से स्पष्ट हो गई कि शासन की शक्ति से कहीं अधिक समाज की शक्ति होती है। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। सारी परिस्थितियों में आकर विकल्प क्या है वो उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ विकल्प है, केवल संकल्प वो हम करेंगे तो इसका समाधान निकलेगा। लोक मंथन आयोजन की ओर से मंच का सम्मान करने का करारी नाम मेरा जिम्माया है। मैं निवेदन करता हूँ हमारे कार्यकर्ता श्रीमान गिरत ज्योति शर्मा आए हो और सच्चिदानंद चंद्रशेखर सिंह जी को सम्मान दे करके सांकेतिक रूप से ही सही जो काम ये कर रहे हैं उसके लिए ये सम्मान कुछ भी नहीं है। श्रीमान चंद्रशेखर सिंह जी को सम्मानित करेंगे। गिरत ज्योति शर्मा, राजीव दत्ता जी आए और सच्चिदानंद जी को सम्मान करेंगे। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता राजीव दत्ता जी श्रीमान सच्चिदानंद जी का सम्मान करेंगे। राजीव शर्मा जी आएंगे, वो श्रीमान हर्ष चौहान जी का सम्मान करेंगे। जितनी बातें यहाँ कर रहे हैं ना, अपने को बहुत योग्य तुम समझ रहे हो। संगठन से है ना, मैं डॉक्टर मिलिंद दांडेकर जी से निवेदन करूंगा कि वे सत्र के संचालक प्रोफेसर श्री प्रकाश जी को सम्मानित करें। एक बार फिर से मंच का धन्यवाद।